वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर क्वेश्चन पेपर दिखा दीजिए कि क्वेश्चन कैसे आते हैं लिखित टाइप के। ऑब्जेक्टिव टाइप का मॉडल पेपर ऑलरेडी अवेलेबल है। विभिन्न विश्वविद्यालय के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनको मैंने सॉल्व करवा दिया है, तो प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वीडियोस मिल जाएंगे। हालांकि लिखित टाइप के भी वीडियोस आपको मिलेंगे कई पेपर के, लेकिन अब ये 2025 की परीक्षाओं में कैसे इंपॉर्टेंट हैं इस दृष्टिकोण से मैं 2022 और 2023 के जो क्वेश्चन पेपर या 24 के मिलेंगे मैं उनको आपके समक्ष दिखाने का प्रयास करूंगा कि जो मॉडल पेपर या जो इस समय महासंग्राम सीरीज में चला रहा हूं उसमें जो क्वेश्चन पेपर मैं रख रहा हूं, मतलब कि उसमें महासंग्राम वीडियो में या मॉडल पेपर में जो क्वेश्चंस हैं वो सब आप देखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या विभिन्न विश्वविद्यालय में एक प्रकार से जो पेपर हैं उसमें प्रश्न बने हैं उनसे एक प्रकार से जो क्वेश्चंस होते हैं उनको मैं इकट्ठा करता हूँ, उसके बाद में फिर आपके समक्ष लाता हूँ। ठीक है, तो आपको विश्वास होता कि पेपर में आपको पता चल जाए, चूँकि आप पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं तो आपको विश्वास होना चाहिए कि शुक्ला सर जो पढ़ाते हैं वो आता है कि नहीं आता है। तो आप पहले इसको देख लें, क्योंकि ये पेपर विभिन्न विश्वविद्यालयों के हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के पेपर मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस श्रृंखला में हमने एजुकेशन का पेपर देखा और हर एक सब्जेक्ट का पेपर लगातार मैं देखता रहूँगा। तो आज है ये BSc में, अगर चाहे BSc में आप हैं चाहे BA में हैं, अगर आपका मेजर माइनर दोनों का, ठीक है, अगर आपका एक प्रकार से सब्जेक्ट है कौन सा, जियोग्राफी, यानी कि जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, जियोग्राफी को भूगोल कहते हैं। तो भूगोल आप प्रथम सेमेस्टर में अगर पढ़ते हैं तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, फिजिकल जियोग्राफी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग एक प्रकार से फिजिकल जियोग्राफी BA के प्रथम सेमेस्टर में आपको पढ़ना पड़ता है। वैसे पहले भी फिजिकल जियोग्राफी ही पढ़ना पड़ता था। ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है, लेकिन 2025 में यहाँ से खूब प्रश्न परीक्षा में आएंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसीलिए मैं सबसे पहले 2022 वाले क्वेश्चंस को दिखाने का प्रयास करता हूँ। समय आप देखें, जो टाइम है 3 आवर्स का दिया गया है। अलग अलग विश्वविद्यालयों के जो पेपर होते हैं वो 3 घंटे 2 घंटे के होते हैं। तो अब मेरे हिसाब से अब जो आपका पेपर होगा वो 2 घंटे का होगा, चूँकि 2 घंटे का नियम लगाया गया था ताकि एक प्रकार से फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, और थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर, इन सभी की परीक्षाएं जो हैं वो एक ही दिन में करवा ली जाए। यानी परीक्षाएं 3 पाली में चूँकि संपन्न होंगी, इसीलिए 2-2 घंटे की होंगी, तो अच्छे तरीके से टाइम को मैनेज किया जा सकता है। प्रश्न थोड़े बहुत कम रखेंगे, यही है। ठीक है, आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में जियोग्राफी में पूछे गए थे, या ऐसे क्वेश्चन जिनकी पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ये प्रश्न जो आज मैं बताऊंगा आपको, इन प्रश्नों के उत्तर आने वाले समय में आपको महासंग्राम रिवीजन क्लास में या मैराथन क्लास में या मॉडल पेपर में आपको इनके उत्तर मैं एक प्रकार से दे दूंगा। ठीक है, प्रश्न और उत्तर दोनों लिखे रहेंगे, उसमें चर्चा करूंगा। अटेम्प्ट ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस, यानी सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। सेक्शन ए दिया है, यानी खंड आ कह रहा अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन मिनिमम 50 वर्ड्स, यानी 50 शब्दों में कम से कम आपको उत्तर लिखना है। ठीक है, 10 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर करने हैं, 2-2 नंबर का एक प्रश्न, इस तरीके से 20 नंबर यहाँ से आपको मिलेंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए प्रश्न क्या पूछा गया। पहला क्वेश्चन देखेंगे, अति लघुत्तरीय का प्रश्न है, 50 शब्दों में लिखना है। मेंटल के बारे में पूछा गया है, मेंटल। ठीक है, पृथ्वी की एक प्रकार से जो लेयर है उसमें 3 लेयर होती हैं, आप समझते होंगे। ये पृथ्वी है। अगर पृथ्वी की हम आंतरिक संरचना की बात करें तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना मैं पढ़ा चुका हूं, आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो प्लीज़ वीडियो देख लीजिएगा, यूट्यूब पर भी पड़ी होगी। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मैंने पूरा विस्तार से पृथ्वी की आंतरिक संरचना समझाई। अब देखिए पृथ्वी जो है ये मैंने निकाल लिया, पृथ्वी का एक भाग, ठीक है, ये मैंने निकाल लिया। तो ये पृथ्वी का जो ऊपर वाला भाग है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रस्ट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये मतलब ये वाला पूरा एरिया क्रस्ट हो गया। एक हो गया ऊपरी क्रस्ट, एक हो गया निचला क्रस्ट। ठीक है, इसके बाद में आता है अगला आपका, वो आता है भैया कौन सा, ये वाला आता है एरिया, जो बीच वाला एरिया है इसी को मेंटल कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को मेंटल कहते हैं, बीच वाला एरिया। ठीक है, और इसके नीचे वाला जो एरिया आता है वह एरिया हो जाता है भैया कौन सा, ये पूरा का पूरा एरिया हो जाता है कोर। ठीक है, कोर या क्रोड जिसको आप बोलते हैं। तो क्रस्ट, मेंटल और कोर ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। सबसे ऊपरी परत जो होती है वो भूपरपट्टी होती है। भूपरपट्टी से नीचे ऊपरी क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट से नीचे निचला क्रस्ट, फिर उसके नीचे ऊपरी मेंटल, फिर निचला मेंटल। ठीक है, फिर ऊपरी कोर और फिर आंतरिक कोर। ठीक है, ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में एक प्रकार से मेंटल लेयर जो है यही लेयर है। इसी के बारे में यहाँ पर प्रश्न पूछा गया, तो इसी के बारे में आपको चित्र बना करके आप बता देते या ऐसे लिख करके बता देते कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कोर और क्रस्ट के बीच की एरिया मेंटल कहलाती है। ठीक है, तो ये इसमें आपको लिखना था। इसका उत्तर मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, पूरा विस्तार से हम लोग चर्चा करते रहेंगे, तो चिंता आपको नहीं करनी है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, लेवल ऑफ
कॉम्पनसेशन, मतलब कि एक कॉम्पनसेशन यानी कि कह रहा है कि आपसे क्षतिपूर्ति तल क्या होता है। क्षतिपूर्ति तल भी एक प्रकार से पृथ्वी से ही रिलेटेड है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा गया था, मतलब एग्जाम में, कि कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स यानी कि प्लेट विवर्तनिकी की संकल्पना, प्लेट टेक्टोनिक थियरी जो है इसके बारे में समझेंगे। किस तरीके से प्लेटों का विस्थापन हो रहा है, किस तरीके से एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकराती हैं और उनके टकराने से पर्वतों का निर्माण होता है। इन चीज़ों को पूरा का पूरा यहाँ पर समझाने का प्रयास रहेगा, तो ये भी हम लोग समझेंगे। इसके अलावा प्राइमरी वेव्स यानी कि जो प्राथमिक लहरें हैं, प्राथमिक लहरें मतलब कि जो एक प्रकार से भूकंप की जो प्राथमिक लहरें होती हैं, ठीक है, उन लहरों के बारे में आपको जानना। भूकंप, ये जो प्राथमिक लहरें होती हैं, पी तरंगे, ठीक है, पी वेव्स जिनको आप कहते हैं, भूकंप में बेसिकली इनका योगदान होता है। तो मैं ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना बता रहा था, तो उसमें भूकंप और ज्वालामुखी के द्वारा भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगाया जाता है। तो उसमें आपकी ये तरंगे जो हैं, प्राथमिक तरंगे, उसके बारे में बताया था मैंने। अगला आपका जियोसिंक्लाइन, भूसन्नति क्या होती है? तो भूसन्नति आप लोग जानते होंगे, भूसन्नतियाँ जैसे कि मान लेते हैं पृथ्वी का ऊपरी भाग है, इसके नीचे आप देखते हैं ये जल है, मान लेते हैं पानी भरा है, तो यहाँ पर गड्ढा, यही गड्ढा एक प्रकार से भूसन्नति है। अब भूसन्नति में क्या होता है, क्रोबर महोदय एक हैं, क्रोबर भूगोलवेत्ता थे, इन्होंने भूसन्नति का सिद्धांत दिया। भूसन्नतियाँ बेसिकली ये गड्ढा होती हैं, एक सकरा गहरा गड्ढा को भूसन्नति कहते हैं। इसी को सिंक्लाइन भी कहते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। सिंक्लाइन, भू लिखा है आगे तो इसीलिए जियो हो गया, सिंक्लाइन माने सन्नति, ठीक है, और जियो सिंक्लाइन माने भूसन्नति। इसमें क्या होता है कि यहाँ से कोई नदी बह के आ रही है और यहाँ पर गिर रही है, यहाँ से नदी बह के आ रही है, यहाँ पर गिर रही है, तो ये गहरा गड्ढा बनता चला जाएगा। यहाँ पर नदियों के द्वारा जो बहाए गए मलबे होते हैं, कूड़ा कबाड़ जो नदियाँ लाती हैं, वो सब इसी में आकर के गिरता रहता है। यहाँ पर कूड़ा कबाड़ बढ़ता जाता है, क्या बढ़ता जाता है भैया, यहाँ पर कूड़ा कबाड़ लगातार बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, इस पर प्रेशर पड़ता है, तो एक प्रकार से जब लोड पड़ता है तो ये एक प्रकार से इधर भागता है, ठीक है, ये एक प्रकार से इस पर प्रेशर पड़ता है तो ये इधर भागता है। कुल मिलाकर के कहने का मतलब यहाँ पर लोड, यहाँ पर खिंचाव पड़ रहा है नीचे की ओर। जब यहाँ पर नीचे खिंचाव पड़ रहा है, जैसे एक तार अगर आपका सीधा है, इस पर कपड़ा फैलाओ, तो बीच में जब आप कपड़ा फैलाते हैं तो एक आप देखते बीच में गड्ढा हो जाता है, नहीं बीच में झुक जाता है और किनारे किनारे एरिया वाला ऊँचा हो जाता है, मतलब ऊँचा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही तार की भांति है सिंक्लाइन, ठीक है। अब क्या होगा, अब जैसे जैसे आप इस पर और भार देते जाएंगे वैसे वैसे ये वाला एरिया इधर मुड़ता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि ये एरिया आपस में जाकर के टकरा जाएगा। ऐसे हुआ इसके साथ। सिंक्लाइन में क्या हुआ, क्रोबर का जो भूसन्नति सिद्धांत है वो पर्वत निर्माणकारी, या बेसिकली अगर बोले तो जो पर्वत निर्माण की थियरी दी गई है उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्रोबर का भूसन्नति सिद्धांत। क्रोबर का भूसन्नति सिद्धांत हिमालय जैसे पर्वतों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। यानी क्रोबर कहते हैं कि जब एक प्रकार सिंक्लाइन में मलबा भरता गया, इससे क्या हुआ, एक प्रकार से बल लगता गया, ये फोर्स जाकर के क्या हुआ, ये चट्टान जो इधर वाली थी और ये चट्टान दोनों आपस में टकराती हैं और ये चट्टान इधर से, ये चट्टान इधर से, इस तरीके से आपस में टकराती हैं और जो बीच का मलबा खूब भर गया है इसके गहरे सकरे अंदर में, ये मलबा भी आपस में, चूंकि इधर का बल लग रहा है, अब इससे क्या होगा, ये पूरा का पूरा एरिया जब सट जाएगा तो इससे क्या होगा महोदय, इससे क्या हो जाएगा, इससे होगा ये कि पूरा का पूरा एरिया जब एक प्रकार से ये होगा तो इसमें क्या होगा, बल लगेगा तो ये पूरा का पूरा मलबा ऊपर भागेगा, ठीक है, पूरा मलबा ऊपर भागेगा, ये चट्टानें आपस में टकराएंगी। इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से पर्वत का निर्माण होगा। कैसे, वलित पर्वतों का निर्माण होगा। वलित पर्वत मतलब दुनिया के जितने बड़े बड़े पर्वत हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, वो कौन से पर्वत हैं, वलित पर्वत होते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये सब चीज़ें हम लोग मॉडल पेपर महासंग्राम वीडियो में चैप्टर वाइज क्लासेस के माध्यम से सब चीज़ समझने का प्रयास करेंगे। वलित पर्वत जो हैं दुनिया में, जैसे रॉकी पर्वत जो है अमेरिका का, ठीक है, रॉकी पर्वत हो गया, एंडीज़ पर्वतमाला हो गई, ठीक है, एंडीज़ पर्वतमाला हो गई, इसके अलावा आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला हो गई पूरी की पूरी, हिमालय, ये सब कैसे हैं, ये सब एक प्रकार से वलित पर्वत है, यानी कि फोल्डेड माउंटेन है। वलित पर्वत मतलब कि एक चोटी होगी फिर एक घाटी होगी, एक चोटी एक घाटी, एक चोटी एक घाटी, ठीक है, इस तरीके से पर्वत होते ये इस तरीके से, ठीक है, ये ऐसे पर्वतों का निर्माण होता है, ठीक है, किससे, भूसन्नति से। तो क्रोबर का जो भूसन्नति सिद्धांत है, तो वो भूसन्नतियाँ बेसिकली गहरा गड्ढा होती हैं, बात आप ध्यान रखेंगे। अगर आपको पूरा का पूरा कोर्स जियोग्राफी का, हिंदी का, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, सभी सब्जेक्ट का आपको कोर्स चाहिए, आपको बेसिकली कोर्स चाहिए, बीए प्रथम सेमेस्टर में आपने एडमिशन लिया है और आप चाहते हैं एक व्यवस्थित तरीके से एक स्थान पर आकर के और विधिवत तरीके शुक्ला एचडी पॉइंट के माध्यम से पढ़ा जाए, तो आपको करना कुछ नहीं है, मात्र और मात्र आपके लिए सब सब्जेक्ट की, यानी सारे सब्जेक्ट को मात्र और मात्र 100 रुपये में ही पढ़ाया जाएगा। अब इससे बड़ा एक प्रकार से मैं कुछ नहीं कर सकता, आपके लिए 100 रुपये में ही सारी चीज़ें आपके लिए व्यवस्थित करी जा रही हैं, जिसमें आपको एक प्रकार से करना कुछ नहीं है। 91, 61, 93,
6062 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इसी पर आपको एसएमएस करना है और इसी पर एसएमएस करके क्या कहना है कि अपना नाम आपको बताना है, ठीक है, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, इसके अलावा यूनिवर्सिटी के अलावा अपने सब्जेक्ट के नाम आपको बताने हैं, ठीक है, सब्जेक्ट्स के नाम बताने हैं। इसके अलावा आपको एक प्रकार से और क्या बताना है, आपको अपने सब्जेक्ट का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, अपना नाम। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको जो सब्जेक्ट होंगे उन सब्जेक्ट की आपको मिलेगा क्या भाई, इसमें आपको पीडीएफ मिलेगा। जैसे ये क्वेश्चन पेपर हो रहा है, इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसके अलावा इन्हीं जो प्रश्न होंगे, इन प्रश्नों के उत्तर भी महासंग्राम वीडियो के माध्यम से, मॉडल पेपर के माध्यम से, रिवीजन क्लास के माध्यम से मिलते रहेंगे। बाकी चैप्टर वाइज क्लासेस भी आपकी होती हैं, तो जो भी चैप्टर की क्लास होगी यूट्यूब पर, उसकी पीडीएफ नोट्स भी आपको मिल जाएगी। कहाँ पर? ग्रुप में, व्हाट्सएप के। तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। आप विस्तार से वहाँ पर जो भी क्लास लाइव होगी उसकी लिंक पाएंगे। कुछ क्लासेस आपकी प्राइवेट फॉर्म में होंगी, वो भी आपको जो है मिलेंगी उस व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। जो क्लास पूरे यूट्यूब पर आपको नहीं दिखेगी, वो क्लास आपको ये 100 रुपये पे करने के बाद में वहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। तो इस तरीके से हर एक सब्जेक्ट की तैयारी जो है आपकी मात्र और मात्र 100 रुपये में। इसी 100 रुपये में आपका 3 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर सब्जेक्ट और 1 सब्जेक्ट और आपका होता है को करिकुलर, जो बीए बीएससी बीकॉम सब में होता है। तो उसकी भी तैयारी आपको मात्र 100 रुपये में ही करवा दी जाएगी। उसी 100 रुपये में, ठीक है, सब कुछ इंक्लूड कर दिया जाएगा। ये आप पूरा का पूरा टोटल 5 सब्जेक्ट, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तैयारी आपकी होती रहेगी, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आप फटाफट से एसएमएस करें और तुरंत कोर्स में ज्वाइन हो जाएं। फिजिकल ज्योग्राफी आपको यहाँ पर ज्योग्राफी में पढ़ा रहा हूँ, बाकी हिंदी का सभी का एक प्रकार से आप लेक्चर देख लीजिएगा यूट्यूब पर आसानी से, और कोर्स जल्दी से जल्दी लेने का प्रयास करें। जितना जल्दी आप ज्वाइन करेंगे उतना आपका ही फायदा है। तो फटाफट से आप ज्वाइन हो जाए, ठीक है। चले एसएमएस करें 9161 93 60 62 पर। तो अगला आपका प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भैया। अगला आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं देखने का प्रयास करूंगा। अब यहाँ पर प्रश्नों को आप देखते चलिए। अगला प्रश्न है आपका जो है आग्नेय चट्टानें। आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं इसके बारे में विस्तार चर्चा करूंगा। वाटरफॉल यानी जलप्रपात क्या होते हैं, जो जिसको झरना होता है, जो झरना वही जलप्रपात होता है, वाटरफॉल, उसके बारे में आपको बताना है। 50 शब्दों में लिखना है। पूरा मैं बताऊंगा कैसे कैसे लिखना होता है, सब कुछ आपको, ठीक है। इसके अलावा टोपोस्फीयर यानी क्षोभ मंडल, ये पृथ्वी का एक प्रकार से, पृथ्वी चूंकि वायुमंडल है, पृथ्वी में जो पहला मंडल है वो क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्षोभ मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, यही सब मंडल हैं आपके, बहिर्मंडल, ठीक है। तो ये सब इसके बारे में, ये पृथ्वी यानी वायुमंडल से ये प्रश्न आपका है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी कि सापेक्षिक आर्द्रता क्या है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। आर्द्रता माने होता है नमी, वायु में जब नमी होती है उसी को आर्द्रता कहते हैं, इसके बारे में समझेंगे। इसके अलावा गल्फ स्ट्रीम ये धारा है, ठीक है, इसके बारे में समझेंगे। गल्फ स्ट्रीम एक धारा है, ठीक है, जो है जलधारा है, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चंस आपके तिलक हैं, जिनके 10 के 10 आपको करने होते हैं। सेक्शन बी की अगर बात की, खंडबा में नोट कह रहा कि अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन मिनिमम 200 वर्ड्स। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में आपको देना है। ये पहले का एक प्रकार से पैटर्न था। अब यहाँ पर आपको चार क्वेश्चन ही करने को होता है और 150 शब्दों में आपको लिखने के लिए बोला जाता है, और उसमें आपको 5 क्वेश्चन ये तिलक उत्तरे को करने के लिए बोला जाएगा। 7 नंबर का एक प्रश्न है, 5 क्वेश्चन करने, 35 नंबर यहाँ से आपको मिल जाने हैं, ठीक है। चलिए ये पहले का पैटर्न है, इस हिसाब से आप देखिए, क्वेश्चंस पर फोकस करें, पैटर्न पर फोकस ना करें, ठीक है। यानी क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे ये देखें। लघु उत्तरीय प्रश्न ऐसे बनते हैं, ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, जैसे कि क्लेरिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी यानी भू संतुलन की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। भू संतुलन जानते हैं क्या होता है? भू संतुलन, भूमि का संतुलन बना रहना ही भू संतुलन है। भू संतुलन क्या होता है, जैसे कि अगर मैं आपको समझाऊं, भू संतुलन एक तरफ आप देखते हैं पृथ्वी पर सबसे ऊंची चीज़ क्या है पृथ्वी पर? सबसे ऊंची चीज़ आप देखते हैं क्या है भैया? सबसे ऊंची चीज़ है हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी भैया? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है कितनी है बताएं? लगभग 4800, ठीक है, 4848 मीटर, यानी लगभग आप मान लीजिए 9 किलोमीटर के आसपास है। 9 किलोमीटर मैं ऐसे कह रहा हूँ, बाकी 4848 मीटर ही है, बहुत बड़ा गैप हो जाएगा 9 किलोमीटर कहूँगा, लेकिन एक मानक के रूप में मैं बता रहा हूँ, मान रहे हैं, बाकी एग्जैक्ट ये है, ठीक है। और गहराई कितनी, तो ये ऊंचाई हो गई। गहराई कितनी है पृथ्वी की? गहराई की अगर बात की जाए तो गहराई पृथ्वी की प्रशांत महासागर में एक प्रकार सबसे गहरा जो गड्ढा है वो एक प्रकार से गड्ढा है मेरियाना गर्त, ठीक है। मेरियाना ट्रेंच अंग्रेजी में बोलते हैं, मेरियाना गर्त, ठीक है। तो मेरियाना गर्त जो है या मेरियाना ट्रेंच जो है, ये गहरा कितना है? 11,033 मीटर गहरा गड्ढा है ये, ठीक है। यानी लगभग आप मान लीजिए 11 किलोमीटर। यानी पृथ्वी पर आप देखते हैं एक तरफ तो 11 किलोमीटर गहरी खाई है समुद्र में, और दूसरी तरफ एक प्रकार से पृथ्वी के समतल मैदान पर 4,848, ठीक है, 8,848, 8,848, ठीक है, 8,848 किलोमीटर मतलब मीटर, ठीक है।
8,848 मीटर यानी लगभग 9 किलोमीटर के आसपास आप देखते हैं वो ऊपरी मैदान है। यानी आप देखेंगे जितना ऊपर लगभग में आप देखते हैं कुछ ऊंचाई तक वो चीज़ें हैं और उतने गहराई में चीज़ें हैं। यानी गहरा और ऊंचा का तालमेल, अभी देखें ये गहरा है, ये ऊंचा है, अब तालमेल, अब मेरा हाथ ऐसे कर रहा तो ये तालमेल मेरा, अब जैसे ये थोड़ा सा बढ़ेगा घटेगा तो इसमें क्या होगा, डगमगाएगा। तो पृथ्वी का संतुलन जो होगा, अगर ये डगमगा रहा है, ये डगमगा रहा है, तो एक प्रकार से पृथ्वी का संतुलन बिगड़ गया। यानी एक प्रकार से यहीं पर भूस्खलन की समस्या उत्पन्न होती, भूकंप वगैरह आते हैं। अब यही भूसंतुलन अगर बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, ठीक है, तो भूसंतुलन वो हो गया। यानी कहीं पर पृथ्वी पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं पर गहरे गहरे गड्ढे हैं, कहीं पर समतल मैदान है तो कहीं पर पठार है, कहीं पर एक प्रकार से नदी है, कहीं पर झील है। इस तरीके से सारे उच्चावच जो पृथ्वी पर फैले हुए हैं, ऊंचा खाला एरिया, वो सब आपस में तालमेल बैठाए हुए हैं। यही तालमेल बैठाना ही क्या है, भू संतुलन कहा जाता है। समझ में आओ भैया, भू संतुलन वही है। आगे देखो, ऐसे ही सभी सब्जेक्ट के मतलब सभी चैप्टर के मतलब कि सभी जो प्रश्न होंगे उनके उत्तर आपको बहुत ही बारीकी के साथ मैं महासंग्राम वीडियो और इन सभी में समझाऊंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन से, क्रिटिकली एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वेगनर। वेगनर महोदय का महाद्वीपीय विस्थापन की संकल्पना का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। वेगनर महोदय की बात किया है तो वेगनर महोदय जो है, इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ। वेगनर कहते हैं पहले पृथ्वी पर दो ही एक प्रकार से चीज़ें हुआ करती थी। पहले एक तो था मतलब कि ये था पृथ्वी पर एक प्रकार से पृथ्वी पर भूखंड था, उसका नाम था पैंजिया, ठीक है। क्या नाम था, पैंजिया था। और दूसरा ये सागर था पूरा का पूरा जो बड़ा भारी, उसका नाम था पैंथालासा, ठीक है। क्या नाम था, पैंथालासा नाम था। वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत कहता है, क्या नाम था, पैंथालासा। तो पैंथालासा और पैंजिया ये भूखंड था, पैंथालासा सागर था। इसी पैंजिया और पैंथालासा के बीच में धीरे धीरे करके क्या हुआ, एक सकरी जलधारा उत्पन्न हुई। सकरी जलधारा के मिलने से क्या हुआ, पैंजिया दो भागों में टूट गया और ये सकरी जलधारा एक प्रकार से बीच में क्या कहलाई, टेथीज सागर के नाम से कहलाई, ठीक है। टेथीज सागर कहा गया इसको, टेथीज सागर या टेथीज सागर, ये बीच का एरिया। इससे क्या हुआ, दो भूखंड में पैंजिया टूट गया। दो खंड में कौन सा, पहला पैंजिया जो बना उसका नाम था अंगारा लैंड, ठीक है। क्या नाम है, अंगारा लैंड ये बना, ठीक है। और दूसरा जो नीचे वाला गड्ढा था, नीचे वाला जो भूखंड टूटा, ये बना एक प्रकार से गोंडवाना लैंड। क्या बना भैया, गोंडवाना लैंड बना, ठीक है, गोंडवाना लैंड बना। क्या बना, गोंडवाना लैंड बना, ठीक है। तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड ये दो हिस्से पृथ्वी के यानी पैंजिया के टूटे, ठीक है। टेथिस सागर बीच में एक प्रकार से एरिया था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें आपस में एक प्रकार से विखंडन होता गया। इसके बाद में फिर क्या आया, इसके बाद में फिर दूसरी पृथ्वी बनी, मतलब कि पृथ्वी का और विस्तार हुआ। और पृथ्वी के जैसे यहाँ पर आप देखते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, यहाँ पर आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है, इस तरीके से। इसके अलावा यहाँ पर आप देखते हैं ग्रीनलैंड है, यहाँ पर आप देखते हैं यूरोप महाद्वीप पूरा, ठीक है। यहाँ पर एशिया का पूरा एरिया, ठीक है। यहाँ पर आप देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप हो गया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अपना एक प्रकार से एशिया महाद्वीप का ये भारत हो गया, यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऐसे अंटार्कटिका वगैरह हो गए। तो ये सब एरिया एक प्रकार से बटे हुए हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इन सभी चीज़ों में एक प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि ये चीज़ें हैं। अब यहीं से आप थोड़ा सा काट दो, यानी 0 डिग्री अक्षांश से जितनी उत्तरी गोलार्ध में चीज़ें हैं, ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध, ये हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध का जितना एरिया है वो सब किससे टूटा, अंगारा लैंड से बना। यानी आपसे पूछेगा कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, ग्रीनलैंड या एशिया महाद्वीप का उत्तरी भाग, ये सब किससे बना है, अंगारा लैंड से बना है। और दक्षिणी भाग, अंगारा लैंड को लारेशिया भी कहते हैं, बात ध्यान रखेंगे। और जो दक्षिणी एरिया है पूरा का पूरा, ये किससे बना है, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिण भारत पूरा का पूरा, और ये एक प्रकार से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये एक प्रकार से दक्षिण भारत मतलब दक्षिण एरिया से बने, यानी गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं। तो इस तरीके से महाद्वीपों का विस्थापन हुआ, ऐसे इन्होंने बताया वेगनर महोदय ने। तो वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत यहाँ से शुरू करता है और वहाँ तक जाता है, ठीक है। यानी कि एक प्रकार से महाद्वीपों के निर्माण से रिलेटेड है, महासागर और महाद्वीपों के निर्माण से रिलेटेड है वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत। तो इसके बारे में भी विस्तार से मैं आपको बता दूंगा, हालांकि मैंने समझा ही दिया आपको, बाकी चर्चा होती रहेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन से, व्हाट डू यू मीन बाई अर्थक्वेक, डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एरिया इन। तो अर्थक्वेक माने क्या होते भैया, अर्थक्वेक माने होते भूकंप, ठीक है। तो ये अर्थक्वेक क्या है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाई अर्थक्वेक, डिस्कस
द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एरिया इन इंडिया, यानी भूकंप से आप क्या समझते हैं, भारत में भूकंप क्षेत्र के वितरण की विवेचना कीजिए, यानी भारत में कहाँ कहाँ पर भूकंप आते हैं ये एरिया बताओ, और भूकंप क्या होता है ये डिस्कस करो। ठीक है, तो पूरा मैं आपको बता दूंगा भूकंप के बारे में विस्तार से कि भूकंप कैसे आता है। मैं चाहूँ तो अभी डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन बड़ा लंबा हो जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा। जब आपको चित्र रूप में दिखा दूंगा, समझा दूंगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला है डिस्कस द वेरियस क्रस्ट रीजन, मतलब कि जो क्रस्ट प्रदेश है उसके विभिन्न स्थल खंडों की विवेचना कीजिए। क्रस्ट प्रदेश मतलब एक प्रकार से जो क्रस्ट और मेंटल और ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना से रिलेटेड है, वहाँ से प्रश्न पूछा गया। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पढ़ा चुका हूँ, चैप्टर आप देख लीजिएगा, यूट्यूब पर अवेलेबल है वो। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, आइसोलेट द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर इन शॉर्ट। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, चूँकि पेपर बहुत पुराना था, किसी तरीके से ढूंढा गया है, तब उसके बाद में इसकी फ़ोटो वगैरह लेकर के मैं व्यवस्थित किया हूँ, तो इसीलिए बड़ा दिक्कत है, दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन पेपर आपका क्वेश्चन दिखा रहा। संक्षेप में वायुमंडल की संरचना विवेचना कीजिए। वायुमंडल की संरचना के बारे में आपको संक्षेप में बताना, लगभग 200 शब्दों में। ठीक है, ये भी प्रश्न मैं आपको समझा, वायुमंडल पूरा पढ़ाने वाला हूँ जल्दी। अगला क्वेश्चन है, एनालिसिस द केसेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ टेम्परेट साइक्लोन, यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के कारणों और परिणामों का विश्लेषण कीजिए। यानी शीतोष्ण कटिबंधी में जो चक्रवात आता है, कटिबंध क्या है, कटिबंध को लेकर के आप बहुत परेशान होते हैं। कटिबंध का हुए भैया, समझो कटिबंध, कटिबंध पृथ्वी पर कई कटिबंध होते हैं। जैसे देखो 0 डिग्री अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री नीचे, ये पूरा का पूरी एरिया कौन कटिबंध हुए, उष्ण कटिबंध हुए। कौन कटिबंध हुए भैया, उष्ण कटिबंध। उष्ण माने गर्म एरिया, शीतोष्ण माने ठंड, बहुत ठंड एरिया। ठीक है, ये करे ऊपर थोड़े अगर जाओ, ये करे ऊपर अगर जाओ तो कौन से कटिबंध आए भैया, ये करे ऊपर जाओ तो आपके उपोष्ण कटिबंध आए, मतलब उष्ण कटिबंध, फिर उपोष्ण कटिबंध आए, फिर शीत कटिबंध आए, फिर शीतोष्ण कटिबंध आए। ठीक है, मतलब शीतोष्ण कटिबंध, फिर शीत मतलब कि शीत कटिबंध। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे ये कटिबंध आपका होगा शीत मतलब कि शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, ये उपोष्ण कटिबंध ये वाला। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके ऊपर जैसे देखें, ये उपोष्ण कटिबंध, ये शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, ये आपका होगा शीत कटिबंध। ठीक है, सबसे ऊपर, यानी यहाँ पर बिल्कुल ठंडा एरिया। ऐसे ही वही चीज़ नीचे लगा दो, ये वाला आपका होगा उपोष्ण कटिबंध। ठीक है, कौन सा एरिया, ये आपका होगा उपोष्ण कटिबंध। नीचे थोड़ा इसके नीचे आप और थोड़ा नीचे आएंगे तो आपका दूसरा कटिबंध आ जाएगा। कौन सा कटिबंध आ जाएगा, इसके नीचे शीतोष्ण कटिबंध। फिर इसके नीचे आप आएंगे, यहाँ पर आपका कौन सा कटिबंध हो जाएगा भैया, यहाँ पर आपका आ जाएगा शीत कटिबंध। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। तो शीत कटिबंध ये हो गया, ये हो गया आपका शीत कटिबंध नीचे। ठीक है, इसके अलावा ये हो गया आपका शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, क्या होगा, शीतोष्ण कटिबंध। तो यहाँ पर जो ये वाली एरिया यहाँ पर है और ये वाली एरिया यहाँ पर है। ठीक है, ये वाली। ठीक है, इस एरिया में जो चक्रवात आते हैं उसी के बारे में पूछा गया है। और बीच वाली एरिया पूरी उष्ण कटिबंध होती है। उष्ण कटिबंध में बारिश खूब दबा के होती है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें। तो शीत उष्ण बड़े कटिबंध मतलब कि शीत जो शीतोष्ण यानी शीत और उष्ण यानी जो गर्म और ठंडा इलाका कुछ कुछ होता है, उस कटिबंध में चक्रवात के कारणों और परिणामों का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, 8वां नंबर प्रश्न है, डिस्कस द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इंडियन ओशियन, यानी हिंद महासागर की तली की बनावट की विवेचना कीजिए। यानी हिंद महासागर में जो तल, नितल, रसातल, महातल जो कुछ भी है उसके बारे में आपको पूरा विस्तार से बताना, इसके बारे में चर्चा कर दूंगा मैं। ठीक है, परेशान आपको नहीं होना है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन है, डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉलिडिटी या सॉलिमिटी ऑफ एटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन यानी अटलांटिक महासागर की लवणता, सॉलिडिटी, लवणता के वितरण का वर्णन किया। यानी कि जो महासागर में लवणता किस तरीके से पाई जाती है अटलांटिक महासागर में, उसका पूरा विस्तार से वर्णन करना। तो ये सब प्रश्न बड़े जटिल हैं और ठीक ठाक प्रश्न है अपने आप में। इनमें से केवल आपको 5 प्रश्न ही करना था। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 क्वेश्चन, मतलब 8 क्वेश्चन दिए थे। 8 में से 3 प्रश्न आपको छोड़ने थे और 5 क्वेश्चन ही करने थे। ठीक है, आगे समझते सेक्शन सी है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि आपको केवल 2 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, 500 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है, ये आपका इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ये बात ध्यान रखेंगे। 10 नंबर का एक प्रश्न है, 2 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, देखिए 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है कि
जो है प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। तो प्रवाल भित्ति के बारे में मैं अभी बताया नहीं हूँ, मैं समझा दूंगा प्रवाल भित्तियाँ क्या होती हैं। ये बेसिकली समुद्रों में पाई जाती हैं प्रवाल भित्तियाँ, जिनसे द्वीपों का निर्माण, जैसे लक्षद्वीप जो है प्रवाल भित्तियों से ही बना हुआ है। इसके बारे में मैं मूंगे की चट्टान वगैरह जो बनते हैं, सब पूरी चीज़ आपको समझाऊंगा। इसके अलावा अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, व्हाट इज़ द फिजिकल ज्योग्राफी, डिस्कस द स्कोप ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ये प्रश्न तो मैं आपको समझा चुका चैप्टर नंबर 1 में और पूरा विस्तार से इसको बताया हुआ हूँ। भौतिक भूगोल क्या है, भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। ये प्रश्न आपका 100% आएगा, तो ये प्रश्न आपका लगभग 10 नंबर आपको दिलवा करके जाएगा। तो ये प्रश्न 100% आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा डिस्क्राइब द वेरियस टाइप ऑफ रेनफॉल, यानी वर्षा के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न पिछले 2-3 वर्षों में लगातार प्रश्न पूछा गया है, इसकी पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो वर्षा के प्रकार मैंने आपको बताए हैं, मॉडल पेपर जब उठा करके देखेंगे आपको पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थ्रो लाइट ऑन द ओशियन करेंट्स ऑफ पैसिफिक ओशियन, यानी प्रशांत महासागर की जो समुद्री धाराएं हैं उन पर प्रकाश डालें। तो प्रशांत महासागर या हिंद महासागर या अटलांटिक महासागर, इन तीनों में से किसी एक महासागर की धाराओं के बारे में हमेशा प्रश्न पूछा गया है, तो ये भी प्रश्न आ सकता है, बात ध्यान रखेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आते रहे हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और मिलेंगे हम बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के माध्यम से। और आपकी बार विधिवत तैयारी आपकी हो ही रही, आप जान ही रहे हैं। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।